नमस्कार, मैं अभिषेक वाजपेयी जेके मीडिया न्यूज अपडेट में देश की राजधानी दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आजकल पूरे देश में और विदेश में एक चर्चा का विषय है, केरला स्टोरी मूवी को लेकर के पूरे देश में कोहराम मचा पड़ा है। आखिर क्या है ये केरला स्टोरी मूवी? ऐसा क्या है इसके अंदर जो पूरे देश केवल दो गुटों में बढ़ गया है, एक इसके विरोध में और एक इसके सपोर्ट में। तो आइए जानते हैं केरला स्टोरी मूवी की सच्चाई। केरला स्टोरी मूवी में जो स्टोरी के बारे में बताया गया है कि जो आतंकवादी गतिविधियां हुई ISIS के थ्रू मोबिलाइज हुई थी केरला के अंदर, और वो महिलाएं जो है कन्वर्ट करके इस्लाम धर्म में और वो भेजी गई सीरिया में लड़ने के लिए। और पूरी दुनिया, पूरे देश के अंदर जो दूसरा गुट है वो इसको एक प्रोपोगंडा बता रहा है। जैसा कि यहाँ के डायरेक्टर जो है सुमितो सेन, उन्होंने ये कहा कि 2800 से 3000 2007 से 12 के बीच में 12 के आसपास कन्वर्जन हुए एक साल के अंदर। ये उन्होंने कहा कि जो केरला के CM थे उन्होंने विधानसभा के अंदर ऐसा स्पीच दिया था, तो उन्होंने उसका आंकड़ा लगा के 10 साल में 30 से 32 हजार का आंकड़ा दिया कि 32 हजार लोगों का कन्वर्जन केरला के अंदर हुआ। लेकिन इसके लिए पूरे देश में विवाद है कि 32 हजार का कोई नंबर ही नहीं। चलिए मान लेते हैं 32 हजार का कोई नंबर नहीं है। इसके लिए उन्होंने RTI डाली। RTI डालने के बाद जब RTI की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि हमने इससे संबंधित रिपोर्ट, ये नंबर 32,000 है कि नहीं है, एक वेबसाइट का लिंक भेजा, उसमें जाकर आप चेक कर लीजिए। और जब हमने उस वेबसाइट पे लिंक पे चेक करना चाहा तो आज तक वो वेबसाइट खुल नहीं रही है। ये है सच जो कि केरला की सरकार इतने सालों से छुपा रही है। दूसरी बात, जो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने मिसिंग पीपल की एक डिटेल जानना चाहिए कि अच्छा ये बता दीजिए कि केरला के अंदर कितने लोग इस समय मिसिंग हुए हैं इतने पीरियड में। तो उसके लिए उन्होंने RTI के थ्रू जो जानकारी आई तो उन्होंने कहा इसकी जानकारी हम आपको 15 दिन में अपडेट करेंगे। वो 15 दिन से लेकर 6 महीने का समय बीत गया, आज तक केरला की RTI की रिपोर्ट में ये तक साबित नहीं हो पाया कि कितने लोग केरला के अंदर मिसिंग हुए। एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से लेके 2022 तक केरला के अंदर 73,000 लोग मिसिंग हुए। 73,000 लोगों में 58,500 लोग वापस आ गए और 14,500 लोग आज तक वापस नहीं आए। यानी कि 14,500 लोग या तो ISIS में ज्वाइन हो गए और वहां पे वो गतिविधियां कर रहे हैं। और क्या गारंटी है कि 58,500 लोग जो केरला के अंदर वापस आए उनमें से कितने लोग ISIS के ट्रेंड लोग हैं जो यहाँ पे अपनी गतिविधियों को मोबिलाइज कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो सबके सामने उठता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि केरला की गवर्नमेंट ने, केरला की जो पुलिस है, उन्होंने 2017 से 19 के बीच में ये बयान दिया कि 2017 से 19 में 149 लोग केरला के अंदर ISIS को ज्वाइन किए। ये केरला पुलिस का बयान है, ठीक? तो यानी कि ये भी एक समस्या है। उसके बाद 2021 की एंटी टेरर साइबर विंग के डेटा के अनुसार देश केरला के अंदर 3200 स्लीपर सेल काम कर रहे हैं और हर एक स्लीपर सेल के साथ 10 लोग जुड़े हुए हैं जिसके अंदर 40% महिलाएं हैं। तो ये भी आंकड़ा 32,000 की तरफ जाता है। तो इतने सारे आंकड़े जो हैं, जो एक रिपोर्ट पेश करते हैं और उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खुफिया एजेंसियों के जो दावे हैं, उस हिसाब से तो ये सच तो कहीं ना कहीं सामने आता है कि केरला के अंदर कुछ बहुत खतरनाक हो रहा था और हो रहा है। उसका परिणाम, उसका दुष्परिणाम देश आज भुगत रहा है या आने वाले समय में देश भुगतेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आखिर केरला जो गवर्नमेंट है वो इन सब सवालों से बच क्यों रही है? RTI के थ्रू कोई रिपोर्ट जारी क्यों नहीं कर रही है? हर सवालों से पीछे क्यों हट रही है? और उल्टा ही केरला की गवर्नमेंट के लोग वहां पे जो है इस फिल्म के खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वो आतंकवादी संगठन ISIS का समर्थन कर रहे हैं? क्या वो देश के गद्दार नहीं है? केस किस दिशा में जा रहा है? आखिर ये देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी और देश के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और देश की जनता जो भुगत रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब बात करते हैं केरला स्टोरी मूवी की। केरला स्टोरी मूवी एक समाज में माध्यम है जो आपको जागरूक करने का कि हमारी जो माताएं बहनें, हमारे जो परिवार, जिन लोगों ने ये दर्द झेला है, उस दर्द की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर उस दर्द की कल्पना करेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपकी रूह कांप जाएगी।
इस फिल्म को केवल इसलिए बनाया गया है, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है, ताकि जो हो चुका है उसको तो हम नहीं वापस ला सकते, लेकिन अब जो हो रहा है या आगे होने वाला है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। आखिर हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमियां रह गई जो इतना बड़ा कांड देश के अंदर हो गया, आखिर हमें करना क्या है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज फिल्म के बाद जो एनालाइज करती है, लोगों को जरूर ये मूवी देखनी चाहिए, उसके बाद आत्ममंथन करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर क्या कमी रह गई जो देश के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई और सरकार भी उसको पूरी तरह से छिपाने में सक्षम हो रही है। तो सबसे बड़ी कमी जो है वो गार्जियन की है। आज की डेट में गार्जियन ने जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे बच्चों को पैर छूने और नमस्ते करने की जगह पे जो शेक हैंड कराना सिखाया है, ये उसी का दुष्परिणाम है। बच्चों को बचपन से ही धार्मिक शिक्षा के विषय में जागरूक करना पड़ेगा। सनातन धर्म इतना विस्तृत है, इतना साइंटिफिक बेस धर्म है, उसके बारे में उसकी सच्चाइयों को बताना पड़ेगा, उसके उपलब्धियों को बताना पड़ेगा, क्योंकि जब बड़े होते हैं बच्चे तो उनसे अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करता है तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी कमजोरी जो है, जो हम अपने आचार विचार शिष्टाचार और धर्म संस्कृति से जो पीछे हट रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो गार्जियन का इन्वॉल्वमेंट अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने में, शिष्टाचार और आचार देने में पीछे हट रहा है और मॉडर्नाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, किसी भी देश के निर्माण में, किसी भी समाज के निर्माण में, किसी भी परिवार के निर्माण में, एक परिवार की और एक समाज की और परिवार में समाज में दखल देने वाले लोगों की होती है बच्चों से संबंधित धार्मिक शिक्षा पढ़ाने की। धार्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा से ही सभी का विकास होता है। अगर आपको धार्मिक शिक्षा पढ़ानी है तो आप किसी भी छोटी सोसाइटी में रहते हैं, किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो मोहल्ले में आप 10, 20, 50 फैमिली मिलकर बच्चों को वीकली लेवल पे क्लासेस अटेंड कराएंगे। एक धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड वीकली क्लासेस करवाइए 2 घंटे 3 घंटे की, जिसमें बच्चों के स्तर के हिसाब से छोटे से बड़े से लेकर के उनको धार्मिक शिक्षा प्राप्त हो, शिष्टाचार आचार मोरलिटी इन सब का ज्ञान दिया जाए, ताकि वो अपने धर्म और संस्कृति के बारे में पूरी तरह से जागृत हो सके और आगे चल के इस तरह की समस्याओं का सामना उनको न करना पड़े। उसके बाद जो दूसरी समस्या आता है वो सरकार के आखिर इसमें क्या कदम होने चाहिए। सरकार के कदम के विषय में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा कदम आता है सेकुलर। क्या भारत एक सेकुलर कंट्री है? पूरी दुनिया में हम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन अगर शिक्षा की बात करें तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी करके यूपी गवर्नमेंट से 30 दिन के अंदर जवाब मांगा है और उन्होंने कहा है कि सरकारी अनुदान से चलाए जाने वाले शिक्षण संस्थानों में केवल सरकार शिक्षा दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा किसी भी तरह की नहीं दी जाएगी। लेकिन देश के अंदर मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, सरकारी अनुदान से दी जा रही है। अगर हम सेकुलर कंट्री हैं तो सनातन धर्म से संबंधित शिक्षा के लिए सरकार अनुदान क्यों नहीं दे रही है? हम इंस्टीट्यूट क्यों नहीं चला रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो सेकुलर के जो बेसिक पैरामीटर्स है उसको तो कहीं ना कहीं हम कंप्लाई ही नहीं करते हैं, फिर भी हम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम एक सेकुलर कंट्री है। सरकार को इस पे सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और इस तरह के कानून को बराबरी का हक देना चाहिए सभी प्रकार के वर्गों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कदम है कि पूरे देश में 1 नेशन और 1 सिलेबस की पॉलिसी को लागू करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही मूलभूत आधार है किसी भी ढांचे को खड़ा करने के लिए, किसी भी बच्चे के विकास के लिए, किसी भी मुल्क के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए। तो जो 1 नेशन और 1 सिलेबस की पॉलिसी, यानी कि तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, यूपी, बिहार, कर्नाटका, पूरे देश में केवल एक ही सिलेबस पढ़ाया जाए और हर राज्य की एक अलग अलग उसके जो लोकल लैंग्वेज है उसकी एक किताब होनी चाहिए। बाकी पूरे देश में सिलेबस एक ही होना चाहिए, ताकि तमिलनाडु का जो बच्चा पढ़ रहा है वही बंगाल का बच्चा पढ़ रहा है और सच और सही इतिहास जो हमारे वीर योद्धाओं का है वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे हमारी संस्कृति से जागृत हों, ना कि पाश्चात्य संस्कृति से जागृत हों, ना कि मध्यकालीन इस्लामिक आक्रांताओं की संस्कृति से जागृत हों। ये सबसे बड़ा बदलाव। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो आज की डेट में शिक्षा के स्तर में जो बहुत बड़ी धांधली हो रही है, जैसे कि अभी बिहार के अंदर 70,000 फर्जी शिक्षक पकड़े गए। आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे देश के अंदर टीचरों की भर्ती के लिए, जैसे कि IBPS बैंक का एग्जाम होता है, IAS का एग्जाम होता है, इसी तरह का शिक्षकों की भर्ती का भी एक एग्जाम होना चाहिए, ना कि उनकी मेरिट के आधार पर उनकी भर्ती होनी चाहिए।
उन्होंने बीएड या बीटीसी की डिग्री ली हो, उसके बाद स्टेट लेवल पे उनको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके उनकी सरकारी स्कूलों में नौकरी लगेगी और टीचर के पद पर वो विराजमान होंगे। फिर चाहे वो मदरसे में भी पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला व्यक्ति हो, सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए। सभी संस्थानों में शिक्षक की भर्ती एक स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के एलिजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से ही होनी चाहिए। इस तरह के बदलाव, इस तरह के कदम उठाने की सरकार को जरूरत है। और उससे पहले हमारे देश की जनता को, हमारे समाज को, हमारी महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को जागृत करने की जरूरत है कि जब तक हम जागृत नहीं होंगे, हमारा देश के अंदर, नहीं तो आज जो केरला में हो रहा है वो बंगाल में होगा, यूपी में होगा, वो पंजाब में होगा, और हम देखते रह जाएंगे। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे बच्चों का विकास इसी तरह से रुकता हुआ चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।